10 नवंबर और आज है कार्तिक मास की पूर्णिमा। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, उनका प्राकट्योत्सव है। कार्तिक पूर्णिमा को हमारे बनारस में एक पर्व मनाया जाता है, देव दीपावली। अपने पितरों को हम आलौकित करते हैं कि वो कहीं अंधेरे में अगर फंसे हों तो उनको हम यहाँ पर आकाश दीप जला करके और उनके मार्ग को हम 10 नवंबर 1875 को झारखंड में, आज की तारीख में झारखंड, उसमें तो बंगाल रेजिडेंसी हुआ करता था, एक बालक पैदा हुआ था और उसने आदिवासियों के लिए, मूल वासियों के लिए और भारतीय स्वातंत्र संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वह भी एक अनूठा व्यक्तित्व था। या तो भगत सिंह हुए थे उसके बाद, या फिर उसके पहले अपने बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा पैदा हुए थे। उन्होंने 25 साल की अल्पायु में भीषण संघर्ष किया, ब्रिटिशर से संघर्ष किया और यहाँ पर भी अंधविश्वासों के प्रति, कुरीतियों के लिए और आदिवासियों के मूल अधिकारों के लिए, उनके हक हकूक के लिए संघर्ष किया। और आज की तारीख में उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारा जाता है और भगवान माना जाता है। आदिवासियों की एक खासियत है, आदिवासियों का एक ही धर्म है, प्रकृति। एक ही आराध्य है उनका, सारे प्रकृति उनकी आराध्य है। उनके अपने पूजा, अपने उनके विधान अलग तरीके के। वो प्रकृति की पूजा करते हैं, भगत की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन को प्रदान करता है, हमारे नसों में, हमारे ध्वनियों में खून का संचार करता है, वायु का संचार करता है, हम उसकी पूजा करते हैं। और उसके प्रतीक बन के उभरे धरती आबा बिरसा मुंडा। आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और वो उनका संघर्ष जो उस समय था, वो संघर्ष आज भी जारी है। हालांकि आज हमारे देश के शीर्ष पद पर राष्ट्रपति उस समुदाय से आती है, आदिवासी समुदाय से आती है। हमारे संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में भी आदिवासी लोग जहां थे वहीं खड़े हैं। आज भी उनका संघर्ष वैसे ही चल रहा है। आज भी उनके जल जंगल जमीन का वैसे ही दोहन शोषण हो रहा है। वहां से उन्हें वैसे ही खदेड़ा जा रहा है, वहां से उन्हें वैसे ही भगाया जा रहा है, वहां से उन्हें वैसे ही पीड़ित किया जा रहा था जैसा आज से 200 साल पहले था, 100 साल पहले था। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा जगह जगह लगा करके हमने उन्हें सम्मान तो दिया, हम उनके समुदाय के व्यक्ति विशेष को अपना बैठा के राष्ट्रपति स्वरूप कुर्सी तक पहुंचा दिया, लेकिन आम आदिवासी के जीवन में क्या हो रहा है उसमें झांक के देखने की कोशिश आखिर क्यों नहीं हो रही है? इनका संघर्ष कब तक चला जाएगा? अभी सालों से मणिपुर में आग लगी हुई है, हमारी सरकार को फुर्सत नहीं है वहां देखने की, और वहां का मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व है उसमें। आदिवासी महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, उनके साथ रेप करके उनके साथ जिंदा जला दिया जाता है, और तर्क ये दिया जाता है कि नहीं, उनके साथ रेप नहीं हुआ था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां से आई है? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहां से आई है जिस राज्य का मुख्यमंत्री सीधे सीधे आग उगल रहा है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री आग उगल रहा है एक समुदाय विशेष के प्रति, वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। तो आखिर ये संघर्ष कब तक चलेगा? और आज का यह संघर्ष इनका, क्या फिर किसी धरती आबा की आवश्यकता है? क्या उस धरती आबा अगर आज की तारीख में हमें अगर खड़े रहते तो उनका संघर्ष इन ऐसे गीत से अपने समुदाय के संघर्ष को कहाँ ले जाते? आज इसी पर चर्चा करने के लिए आइए हम अपने इस प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ है प्रोफेसर राम पुनियानी जी, वरिष्ठ ये समाज वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ है राधेश्याम काकोड़िया जी। राधेश्याम काकोड़िया जी प्रवक्ता हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं और आप प्रवक्ता हैं भारत आदिवासी। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम सीधे चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए, इतिहास जानने के लिए इसका प्रोफेसर राम पुनियानी जी। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आज के दिन पर आपकी बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा है।
और एक मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि आज 10 नवंबर नहीं है, 15 नवंबर है। आप थोड़ा 5 दिन पीछे चल रहे हैं, अपनी घड़ी को दुरुस्त कर लीजिए। खैर, तो जहां भगवान बिरसा मुंडा की याद आती है तो पूरी याद आती है साम्राज्यवादी युग की, जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी जड़ें देश के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में फैला रहा था। तो उस समय उसके विरोध में जो ताकत खड़ी हुई वो थे भगवान बिरसा मुंडा। अब ये तो खैर थोड़ा सा बायोग्राफिकल देखें, ये छोटा नागपुर रांची के पास के एक गांव में इनका जन्म हुआ था और काफी मेधावी थे, बांसुरी बजाते थे, दूसरे वाद्य बजाते थे, यानी सांस्कृतिक चीजों में भी इनको बहुत रुचि थी। और उसी के साथ साथ उन्होंने देखा, उन्होंने क्योंकि एक इंग्लिश स्कूल में भी 2-3 साल तक शिक्षा ली, जर्मन मिशनरियों के स्कूल में, तो उनका मुख्य अवलोकन ये था कि हम लोग जो जंगल में रहते हैं, हम लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं, हमारी जमीन पर और हमारे संसाधनों पर कब्जा करने के लिए शहर के व्यापारी आ रहे हैं और कुछ धर्मांतरण के नाम पर कुछ और भी काम हो रहा है। तो उनकी सबसे पहली महत्वपूर्ण समझ जो आई उसमें ये सब चीजें जुड़ी हुई थी। इसी के बाद एक और कहानी कही जाती है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि वो भगवान उनको क्यों कहा जाता है। एक दिन वो उनके अनुसार उस सपने में एक बहुत वृद्ध आदरणीय पुरुष आया। अब ये कहानी की सच्चाई तो मैं नहीं जानता, पर ये कई पुस्तकों में दी है। और उसने गांव के राजा को बुलाया, जमींदार को बुलाया, धर्मगुरु को बुलाया, व्यापारी को बुलाया और एक झाड़ पर मक्खन और तेल लगा दिया। और उन्होंने कहा कि आप इसको झाड़ के ऊपर एक कुछ पवित्र चीज पड़ी है, उसको लेके आइए। तो इसमें सभी लोग फेल हो गए। बिरसा मुंडा ये आसानी से कर सका और तब से ऐसा उसको बताया जाता है, तब से उनको भगवान के रूप में संबोधित किया जाता है। और वैसे तो उनको भगवान कहने का एक दूसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपने समाज के लिए जो संघर्ष किया वो अतुलनीय है। और पहले पहले तो वो लोगों के रोगों की मुक्ति के लिए भी काम करते थे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। ये अपने काम में उन्होंने इस बात को भी जोड़ लिया कि कोई अगर किसी मरीज को कोई तकलीफ है तो उसके यहाँ भी जाते थे या उसके घर पे आके लोग इलाज करते थे। दूसरे फिर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब उन्होंने पहचाना कि अंग्रेज और शहर के व्यापारी जो बाहर के लोग आने लग गए, बाहर के लोगों को वहाँ दीकू कहते हैं, ये दीकू हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी जमीन थी, जमीन एक सबकी संपत्ति थी, जिसको दीकू ऐसा कुछ शब्द है जो कहते हैं कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। सब आदिवासी उसमें काम करते थे और अपने जहाँ जितने एरिया में उनका काम हुआ उसके हिसाब से उत्पादन उठा लेते थे। अब अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया, जमींदारी सिस्टम को लाया। और जमींदारी सिस्टम को उन्होंने जब लाया तो आदिवासियों का अधिकार कम हो गया, वो एक गुलाम की तरह हो गए। और अगर उन्होंने चोरी से मतलब इस कानून के अलग जाकर खेती की तो उन पे दंड भी लगता था। तो बिरसा मुंडा को ये लगा ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है, और इसके आधार पर उन्होंने जो सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा 1895 में, वो आंदोलन सरकार आंदोलन था। और उनकी ये मांग थी कि यहाँ रानी का राज्य समाप्त करके आदिवासियों का राज्य आए, आदिवासियों का राज्य आए। इसके लिए उन्होंने ये संघर्ष चालू किया। अब इस संघर्ष में भी एक आपको बात बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण घटना ये है, उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे लगी कि हम अहिंसा के रास्ते से अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। पर जिस प्रकार से ज्यादा सामूहिक राय ये निकली कि हम अपने तीर, कमान, भाले, बर्छे ये ले आएंगे और उसके आधार पे काम करेंगे, उसके आधार पे सरकारी जगहों पर, सरकारी प्रतीकों पर हम हमला करेंगे। अब इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। परिणाम बुरा ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को दबाया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया। अब ये बात मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगती है कि ये कोई गांधी के प्रभाव में नहीं थी उस समय। उधर साउथ अफ्रीका में गांधी अहिंसा के प्रयोग कर रहे थे, इधर बिरसा मुंडा ने खुद होकर इसी प्रकार का एक आंदोलन की कल्पना की, जो वो नहीं कर पाए कि उनके साथियों को ये मंजूर नहीं था।
पर मुख्य रूप से उनका आंदोलन जो जमीन के अधिकारों के लिए था, जंगल के अधिकारों के लिए था, उसमें जिस प्रकार से बाद में लोगों ने जुड़ना चालू किया, तो 1908 में अंग्रेजों को एक कानून लाना पड़ा जिसके अनुसार आदिवासी की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि शहरों से आए हुए लोग, साहूकार लोग, जमींदार लोग, ये बड़ी आसानी से इनकी जमीन को खरीद सकते थे क्योंकि पैसा उनके पास ज्यादा था। तो इस आधार पे इस आंदोलन की सफलता, जो साहूकार आंदोलन था, उसकी सफलता इसी में थी कि उन्होंने अंग्रेजों को ये कानून लाने के लिए बाध्य किया। और मेरे ख्याल से अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में ये एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर है। हमने आजादी के आंदोलन में जितना स्थान भगवान बिरसा मुंडा को देना चाहिए था, वो नहीं दिया। तो आज खुशी की बात यह है कि आज के भी अखबारों में हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी का एक लेख आया है, जिन्होंने थोड़ी सी बिरसा मुंडा के विचार रखे हैं, और उन्होंने इसमें आंदोलन की बात नहीं लिखी है। बिरसा मुंडा ने जो महत्वपूर्ण आंदोलन लीड किया, लोगों को साथ में लाया, उसके बारे में कोई बात नहीं लिखी है। आज सामाजिक आंदोलनों में इस बात की बहुत जरूरी है कि आदिवासियों का आंदोलन जो जल जंगल जमीन के लिए है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। और अंत में ये बात देखना बहुत जरूरी है कि आदिवासियों के आंदोलन को निरस्त करने के लिए यहाँ ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि ये तो वनवासी हैं। अभी तक उनको ज्यादातर वनवासी एक संगठन है जो इनको वनवासी के नाम पर इनका कोऑप्शन करना चाहता है, इनका हिंदूकरण करना चाहता है, और उसके कारण आदिवासियों का जो पूरा वर्चस्व अपने एरिया पर था वो काफी कम हो गया। एक बात और बता दूं, जिन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं वहाँ बड़े उद्योगपतियों को बहुत रुचि है, और इसके नीचे देखिए जिस जमीन पे वो रहते हैं उसके नीचे खनिज पदार्थ है, उसके आसपास घनी जंगल है, और वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में उपद्रव मचाने के लिए कई बार धर्मांतरण के नाम पे ईसाई मिशनरियों की हत्या हुई, बड़े बड़े दंगे कराए गए। और तीसरा एक जो चीज इसपे इन दंगों के कारण उन क्षेत्रों में आदिवासियों को बहुत नुकसान हुआ। और दूसरी बात यह है कि इन क्षेत्रों में आज सांप्रदायिक संगठन कुछ ऐसे प्रतीकों को खड़े कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, जैसे हनुमान और शबरी। अब ये भी एक प्रतीकात्मक है, और यही हमने देखा कि आदिवासी क्षेत्र वो गुजरात के डांग से लेकर झाबुआ से लेकर तो ओडिशा का जो बड़ा बेल्ट है, उसमें कई बार दंगे भी करवाए गए और शबरी कुंभ जैसे आयोजन भी किए गए, जिसमें आदिवासियों को हिंदूकरण, ब्राह्मणीकरण करने की प्रक्रिया की गई। तो आज मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती, अगर हम बिरसा मुंडा की विरासत को याद रखना चाहते हैं, तो आदिवासियों के बीच में उनकी जरूरतों के लिए संघर्ष, और उन संघर्षों को समाज के बाकी किसानों के संघर्ष, बाकी दलितों के संघर्ष और अल्पसंख्यक तबकों के संघर्ष से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं, क्योंकि मुझे अभी जाना पड़ेगा,